अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिफोर मेरे ख्याल से अब तो एक हफ्ते का गैप हो गया बीच में। तो हमने लास्ट टाइम बात की हुई थी अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैंने आपसे कहा था बेटा कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से the ratio of the active masses of the products to that of the active masses of reactants with each active mass term raised to power its stoichiometric coefficient is a constant that was called as equilibrium constant, right? So अगर मैं बेटा एक जनरल रिएक्शन की बात करता था, it was A times A as a gas plus we have B times B as a gas in equilibrium with C times C as a gas plus we have D times D as a gas. इस इक्विलिब्रियम के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन किया था एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of products, right? Active masses of products divided by the product of active masses of reactants, that's A and B, with each active mass term raised to power its stoichiometric coefficient. बेटा इस रेशियो को आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दिया था। ये बात ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इन एक्टिव मास टर्म्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं, इन एक्टिव मास टर्म्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी, यानी कि मोलैरिटी भी। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी। अकॉर्डिंगली फिर मैंने कहा था बेटा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये तीन तरह का बनेगा। अगर आप एक्टिव masses को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तब जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kc। अगर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kp। अगर आपने उसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kx। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अब मैंने तीनों का एक्सप्रेशन आपको बता भी दिया था बेटा, Kp, Kc और Kx जो है ये तीनों के लिए आप कैसे बेटा अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देते हैं। फाइन। अगर आप याद करेंगे बेटा, मैंने कहा था कि Kc इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू पावर C। क्यों? क्योंकि आपने Kc में एक्टिव मास को रिप्लेस करना पड़ता है बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। सो इट वाज एक्टिव मास ऑफ C, सो इट विल बी नाउ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू पावर C, वो तो वैसे ही है, इनटू एक्टिव मास के बदले में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D रेज्ड टू पावर D divide by it is molar concentration of A raised to power A into we have molar concentration of B raised to power B। ठीक है, ये तो Kc एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से अगर आप Kp एक्सप्रेशन की बात करें बेटा, Kp एक्सप्रेशन में आपने क्या करना था, आपने एक्टिव मास को रिप्लेस करना था बे पार्शियल प्रेशर। तो अगर आप एक्टिव मास के बदले में पार्शियल प्रेशर लिखें, सो इट विल बी एक्टिव मास ऑफ C के बदले में पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज्ड टू पावर C इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज्ड टू पावर D डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज्ड पावर A इनटू वी हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज्ड टू पावर B, राइट। इसी तरह से बेटा अगर मैं Kc Kp के बजाय Kx का एक्सप्रेशन लिखूं, मैंने क्या कहा, वहां पे एक्टिव मास को रिप्लेस किया जाता है बाय मोल फ्रैक्शन, और मैंने कहा था बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इन अ मिक्सचर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। सो अगर आप इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्टिव मास को लिखते हैं बेटा, तो एक्टिव मास ऑफ C के बदले में क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C रेज्ड टू पावर C इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज्ड टू पावर D डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज्ड पावर A into we have mole fraction of B raised to power B। ये हमारे पास बेटा तीन तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स थे। आज हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो माय हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा Kc, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीन टाइप्स होते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। अब इन्हीं तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। आपको आज ये सीखना है बेटा कि Kc का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे लिखा जाता है। फाइन, वो कैसे लिखा जाता है। तो Kc एक्सप्रेशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, Kc एक्सप्रेशन में एक्टिव मास को रिप्लेस करना है बाय मोलैरिटी, राइट। एक्टिव मास हैज टू बी रिप्लेस बाय मोलैरिटी, ये भी आपको पता है। एक्टिव मास जो होता है फॉर प्योर सॉलिड्स, राइट, एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स या सॉल्वेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। ये भी आपको जहन में रखना है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ठीक है। और यही चीजें जो हैं अब जाके आपको यूज करके किसी भी रिएक्शन का Kc एक्सप्रेशन लिखना है। फाइन, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन ये है,
it's N2 gas plus we have 3 times H2 gas in equilibrium with twice NH3 gas. ठीक, इस रिएक्शन के लिए अगर मैंने केसी एक्सप्रेशन को लिखना है तो केसी एक्सप्रेशन में क्या करना है बेटा, आपको नॉर्मली आना चाहिए था एक्टिव मास ऑफ अमोनिया रेज्ड टू पावर 2, राइट, बिकॉज पहले प्रोडक्ट आता है एक्टिव मास ऑफ अमोनिया रेज्ड टू पावर 2, मगर एक्टिव मास को किससे रिप्लेस करना है, मोलैरिटी से रिप्लेस करना है. सो आई हैव टू राइट हियर इट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज्ड टू पावर 2. Then we have divided by, it should have been active mass of nitrogen, मगर active mass को किससे replace करना है, molarity से. So it should be molarity या molar concentration of nitrogen. चूंकि इसका coefficient है 1, power भी आएगा 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है. Into we have, यहाँ पे तो 2 reactants हैं, so दूसरे रिएक्टेंट के एक्टिव मास के बदले में उसकी मोलैरिटी आएगी. दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, मगर इसका कोएफिशिएंट है 3, इट शुड बी रेज्ड टू पावर 3. मामला खत्म. सो दिस इज द वे आप कैसे बेटा केसी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी. कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं केसी एक्सप्रेशंस. आई विल टेक एग्जांपल सेकंड हियर, राइट. सपोज आपको एग्जाम में पूछा गया फॉर द डिकम्पोजिशन इक्विलिब्रियम दिस कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बेटा हमें पूछा गया कि केसी का एक्सप्रेशन लिख दीजिएगा, क्या होगा. केसी विल बी इक्वल टू, सबसे पहले इट शुड हैव बीन एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मगर चूंकि ये तो सॉलिड है और सॉलिड्स के लिए मैंने क्या कहा, उनका एक्टिव मास लिया जाता है 1, ठीक है. और ये 1 क्यों लिया जाता है बेटा, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, क्योंकि इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है. और ये जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिराइव किया था, वो लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव किया था. और लॉ ऑफ मास एक्शन में याद रखना बेटा, सिर्फ उस कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास टर्म को लिखा जाता है जो एक्टिव मास, जिसका एक्टिव मास चेंज हो जाता है. क्योंकि प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स या सॉल्वेंट्स का एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, और वो मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था कैसे कांस्टेंट रहता है. तो लॉ ऑफ मास एक्शन में सिर्फ वो टर्म लिखी जाएगी जिसका एक्टिव मास बेटा चेंज होता है. क्योंकि इनका एक्टिव मास तो कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से इनके बदले में कोई ऐसी टर्म लिखी जाती है जिससे हमें कोई फर्क ना पड़े, और वो टर्म सिर्फ 1 हो सकती है. अगर आप उसके बदले में 0 लिखेंगे तो वो पूरी इक्वेशन को 0 बनाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा. इसीलिए बेटा इनका एक्टिव मास जो है वो 1 के बराबर लिखा जाता है. सो Kc विल बी इक्वल टू, इट शुड हैव बीन एक्टिव मास ऑफ दिस, मगर चूंकि वो लिखा जाता है 1, आई विल राइट 1 into we have एक्टिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. चूंकि ये तो गैस है और गैसेस के एक्टिव मास के बदले में बेटा क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाएगा. सो इट शुड बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेनेवर यू टॉक अबाउट Kc डिवाइडेड बाय, इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से सॉलिड है, सॉलिड्स का एक्टिव मास जो है उसके बदले में क्या लिखा जाता है 1. सो यहां पे अगर आप Kc की बात करेंगे दैट विल बी ओनली इक्वल टू, शाबाश, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल आई हम कैसे किसी रिएक्शन में Kc का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बेटा. आई विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जांपल नंबर 3. ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, Kc एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा. सपोज बेटा मैंने अमोनिया गैस को वाटर लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, ऐसे लिख देते हैं NH4OH aqueous. ध्यान से सुनना बात को. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH aqueous. मुझे इस पर्टिकुलर केस के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना है. ठीक है, Kc शुड हैव बीन इक्वल टू, नॉर्मली पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जब भी आप एक्सप्रेशन लिखें पहले एक्टिव मास का देखें किसके लिए लिखा जाता है. क्योंकि एक्वियस का मतलब होता है बेटा कि ये सॉल्यूशन के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है. ये वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व है, क्योंकि एक्वियस लिखा हुआ है दैट मींस ये डिसॉल्व है. और जो भी कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में होगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है बेटा. क्योंकि विद टाइम जब वो रिएक्ट करेगा या बनेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है, उसका एक्टिव मास जो है बेटा वो चेंज हो जाता है, तो उसकी एक्टिव मास टर्म को लिखा जाएगा. मगर चूंकि आप इस बार एक्टिव मासेस को इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, तो इसके एक्टिव मास के बदले में इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगी, दैट्स NH4OH, राइट, डिवाइडेड बाय. चूंकि ये तो गैस है, गैस के एक्टिव मास को मोलर कॉन्सेंट्रेशन से लिखा जाएगा. सो दिस विल बी अगेन एक्टिव मास के बदले में दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, राइट.
देन कम्स द पॉइंट वाटर। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना बेटा। यहां पे वाटर जो है ये एज प्योर लिक्विड नहीं है, हालांकि मैंने लिखा है इसको लिक्विड, मगर ये एज प्योर लिक्विड नहीं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई इक्विलिब्रियम नजर आए, क्या वहां पे कोई कंपोनेंट एज प्योर लिक्विड है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इतना नहीं देखना है कि इसको लिक्विड लिखा है तो मैं इसको प्योर लिक्विड ट्रीट करूंगा, नहीं। आपको यह देखना है क्या जब वो कंपोनेंट उस इक्विलिब्रियम सिस्टम का हिस्सा होगा, जब वो कंपोनेंट उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हिस्सा होगा, क्या वहां पे उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अपनी लेयर अलग बना लेता है। अगर उसने अपनी लेयर अलग बनाई तब जाके ही उसको प्योर लिक्विड ट्रीट किया जाएगा। जैसे अगर आप पानी और ऑयल को एक दूसरे के साथ मिक्स करके भी रखेंगे एक ही वेसल में, तो वो वहां पे मिक्सचर में कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। ऑयल पूरी तरह से ऊपर फ्लोट करेगा और पानी जो वो नीचे रह जाता है। ये दोनों एक ही मिक्सचर में मौजूद तो हैं, मगर ये दोनों वहां पे एज प्योर लिक्विड्स हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम बेटा वाटर के साथ कोई अल्कोहल मिक्स करें, वाटर के साथ कोई एसिड मिक्स करें, तो वो वहां पे एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, वो अलग अलग वहां पे नहीं रहते। सो दैट वे वाटर और अल्कोहल, वाटर और एसिड या वाटर और बेस जो है बेटा, वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, वो कभी भी वहां पे वाटर एज प्योर लिक्विड नहीं रहता। लाइकवाइज आपको यहां पे ख्याल रखना है कि यहां पे जब अमोनिया को आपने वाटर लिक्विड के साथ कांटेक्ट में लाया, अमोनिया गैस को वाटर लिक्विड के साथ कांटेक्ट में लाया, उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक्वियस लिखा गया है, एक्वियस मींस बेटा ये वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। तो फाइनली जब वहां पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन चुका होगा, तो उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में वाटर जो होगा बेटा वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि मियरली किसी कंपोनेंट के लिक्विड या सॉलिड लिखने का मतलब यह नहीं हुआ कि मुझे उसका एक्टिव मास 1 लेना है, बल्कि आपको यह जहन में रखना है कि मुझे उसको कंसीडर करना है जब वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हिस्सा होगा। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर वो वहां पे अपनी सेपरेट लेयर बना लेता है, तब जाके ही मैं उसको एज प्योर लिक्विड ट्रीट करूंगा। लेकिन अगर वहां पे उसमें कोई और कंपोनेंट डिसॉल्व फॉर्म में था, तब जाके उसको प्योर लिक्विड ट्रीट नहीं कहा किया जाएगा, वो एज सोल्यूशन वहां पे बिहेव करता है। क्योंकि यहां पे लिखा है NH4OH एक्वियस, दैट मीन जो वहां पे NH4OH बना ये वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। चूंकि ये इसी वाटर में डिसॉल्व हो चुका है जिसके साथ आपने अमोनिया गैस को रिएक्ट कराया था, दैट मींस यहां पे वाटर जो होगा इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर प्योर लिक्विड नहीं होगा। तो इस वाटर के लिए हालांकि लगता था ये लिक्विड है, इसका एक्टिव मास सीधा 1 आएगा, लेकिन इसका एक्टिव मास 1 तो आएगा नॉट बिकॉज इट्स अ प्योर लिक्विड बट बिकॉज इट्स अ सॉल्वेंट। अब मसला ये सर आपको कैसे पता चला ये सॉल्वेंट है? क्योंकि एक्वियस का मतलब होता है इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जब यहां पे वाटर आपका रिएक्टेंट भी है, वाटर आपका सॉल्वेंट भी है, दैट मींस बेटा आप इस वाटर को वहां पे रिएक्टेंट होने के साथ साथ एज सॉल्वेंट भी ट्रीट करते हो। और आपको पता है कि सॉल्वेंट का एक्टिव मास क्या लिया जाता है? 1। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में वाटर का एक्टिव मास 1 लिया जा रहा है, नॉट बिकॉज इट्स अ प्योर लिक्विड। ये तो प्योर लिक्विड है ही नहीं, इसमें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो चुका है। लेकिन हां, क्योंकि ये एक्वियस सॉल्यूशन है, वाटर वहां पे रिएक्टेंट होने के साथ साथ सॉल्वेंट भी है, क्योंकि ये सॉल्वेंट है इसलिए इसका एक्टिव मास यहां पे 1 लिया जाएगा। तो अगर मैं यहां पे Kc का एक्सप्रेशन लिखूं बेटा, दैट विल बी ओनली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4OH डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, राइट? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड Kc का एक्सप्रेशन जो है बेटा डिफरेंट रिएक्शंस के लिए कैसे लिखा जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट थर्ड एग्जांपल। आई विल टेक one more. MnO4 minus aqueous, ठीक है, plus we have 5 times Fe2 positive aqueous, plus we have 8 times H positive aqueous. Suppose this reaction is reversible in equilibrium, it is forming manganese 2 positive aqueous, plus we have 5 times Fe3 positive aqueous, plus we have 4 times H2O liquid, ठीक है। आपको बताना है इस रिएक्शन के लिए जब हम Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो Kc एक्सप्रेशन किसके बराबर आएगा, ठीक है।
मैंगनीज 2 पॉजिटिव एक्वियस है, मतलब ये सोल्यूशन का हिस्सा है। जो भी सोल्यूशन का हिस्सा होगा वो तो प्योर लिक्विड नहीं है, वो तो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो चुका है, तो इस वजह से बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी, दैट्स मैंगनीज 2 पॉजिटिव। उसके बाद Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव है, वो भी एक्वियस है, दैट मींस ये भी सोल्यूशन का हिस्सा है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आएगी, इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, मगर इसका कोएफिशिएंट है 5, इट शुड बी रेज्ड टू पावर 5। उसके बाद आपका वाटर भी है एज प्रोडक्ट, मगर आपको देखना है कि उसने लिखा है H2O लिक्विड, मैं यहां पे वाटर के लिए एज लिक्विड उसकी कंसंट्रेशन टर्म के बदले में एक्टिव मास 1 नहीं लूंगा, नॉट बिकॉज ऑफ लिक्विड। क्यों? क्योंकि ये सारा एक्वियस 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 मसला है। एक्वियस मींस कि यहां पे वाटर सॉल्वेंट भी है, तो अगरचे यहां पे वाटर आपका प्रोडक्ट भी है, मगर यहां पे वाटर सॉल्वेंट भी तो है, और सॉल्वेंट के लिए एक्टिव मास क्या लिया जाता है बेटा? 1 के बराबर लिया जाएगा, तो वाटर के बदले में 1 लिखना है बेटा, इट शुड बी 1 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय concentration of the reactants। रिएक्टेंट आपके पास क्या है? दिस इज MnO4 माइनस, चूंकि ये एक्वियस फॉर्म में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लिखना पड़ेगा इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव, ये भी एक्वियस है तो वो भी लिखना पड़ेगा रेज़्ड टू पावर 5 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये भी एक्वियस में है तो इट शुड बी रेज़्ड टू पावर 8, राइट। तो यहां पे सिर्फ वाटर जो है बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो वाटर वहां पे एज लिक्विड नहीं, प्योर लिक्विड नहीं, बल्कि बीइंग ए सॉल्वेंट उसके एक्टिव मास को रिप्लेस किया जाता है बाय 1। तो फाइनली Kc एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू concentration of manganese 2 positive into we have concentration of Fe3 positive raised to power 5 divided by this is concentration of MnO4 minus into we have concentration of Fe3 positive raised to power 5 into we have concentration of H positive raised to power 8। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ एग्जाम्पल्स और भी ट्राई कर लेना बेटा, इंशाल्लाह आपको आएगा। बात करेंगे आगे, आई विल बी टॉकिंग अबाउट Kp, सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट्स Kp। इसका एक्सप्रेशन जब भी आप लिखना चाहें तो क्या करना, याद रखना बेटा, इसमें जब भी आप Kp एक्सप्रेशन लिखना चाहें एक्टिव मास को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय पार्शियल प्रेशर्स, राइट। 1 सेकेंड इज दैट पार्शियल प्रेशर टर्म सिर्फ लिखी जाती हैं गैसेस के लिए। जो भी कंपोनेंट्स गैशियस फेज में होंगे बेटा, जो भी कंपोनेंट्स गैशियस फेज में होंगे, सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए ही पार्शियल प्रेशर टर्म लिखनी है, बिकॉज इट्स ऑलवेज द गैशियस कंपोनेंट्स जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड जो है बेटा उनका प्रेशर कंसीडर नहीं किया जाता, इट्स ओनली द गैसेस जिनका प्रेशर आपने कंसीडर करना है। सो अगर आपके पास कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सोल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, तो उनके एक्टिव मास के बदले में पार्शियल प्रेशर टर्म नहीं लिखनी, सिर्फ जो गैशियस कंपोनेंट्स होंगे बेटा उनके लिए पार्शियल प्रेशर टर्म आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो बातें, एक्टिव मासेस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर्स, बट पार्शियल प्रेशर टर्म नीड टू बी रिटन ओनली फॉर गैशियस कंपोनेंट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 मेरे पास है बेटा, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है एज गैस, हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड एज गैस, राइट। हमें इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन पूछा गया, Kp विल बी इक्वल टू, शाबाश, क्योंकि ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, तो जो भी सारे गैशियस कंपोनेंट्स होते हैं उनके एक्टिव मास को पार्शियल प्रेशर से रिप्लेस किया जाएगा। सो इट शुड हैव बीन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आपके पास है SO3, तो एक्टिव मास के बदले में क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3, मगर उसका कोएफिशिएंट है 2, इट शुड बी रेज्ड टू पावर 2 डिवाइड बाय एक्टिव मास ऑफ SO2 के बदले में पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 रेज्ड टू पावर 2 इनटू एक्टिव मास ऑफ O2 के बदले में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज्ड टू पावर 1, राइट। ये इसका Kp एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसी के लिए आपको Kc एक्सप्रेशन लिखना होगा तो क्या करना है? एक्टिव मास को रिप्लेस करना है बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये सॉलिड तो नहीं है, ये लिक्विड तो नहीं है, ठीक है, ये सॉल्वेंट तो नहीं है, तो इस वजह से इसका एक्टिव मास आसानी से बेटा आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर सकते हो। इट विल बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 रेज्ड टू पावर 2 डिवाइड बाय, ये भी तो गैशियस फॉर्म में है बेटा, इसका भी एक्टिव मास रिप्लेस किया जाएगा बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 रेज्ड टू पावर 2 इनटू वी हैव मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 रेज्ड टू पावर 1, ठीक है। तो ये तो मैंने इसी में ज़िम्नन दिखाया कि इसका Kc एक्सप्रेशन भी कैसे आएगा, लेकिन हमारा मेन फोकस यहाँ पे Kp था, Kp कैसे लिखा जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन हियर, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम चीज क्लियरली समझ पाएंगे। आई विल टेक द सेकेंड केस। लेट इट बी द रिएक्शन गोज लाइक दिस, ट्वाइस KClO3 solid in equilibrium with twice KCl solid plus we have 3 times O2 gas, ठीक है।
मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन लिखना है, तो Kp विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये सॉलिड है इसका पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा जाएगा, ये गैस है इसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाएगा, इट शुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज्ड टू पावर 3 डिवाइड बाई, नीचे आपके पास रिएक्टेंट आना चाहिए था क्योंकि वो भी सॉलिड है, सॉलिड्स के बदले में कोई भी एक्टिव मास टर्म के बदले में पार्शियल प्रेशर नहीं लिखा जाएगा, इट हैज टू बी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रेज्ड टू पावर 3 ओनली। ठीक है, इसी तरह से बेटा आई विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जांपल थर्ड, जो हमने अभी देखा था, अमोनिया गैस को अगर आप बेटा वाटर लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH एक्वियस। फाइन, NH4OH एक्वियस। हमें पूछा गया इसका Kp एक्सप्रेशन क्या आएगा, Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। मगर पार्शियल प्रेशर सिर्फ किसके लिए लिखना है, गैस के लिए, ये तो एक्वियस है, इसके लिए आएगा, ये तो लिक्विड है नहीं, लेकिन ये जो आपके पास है बेटा ये गैस है, तो इसकी पार्शियल प्रेशर टर्म आएगी, मगर चूंकि ये रिएक्टेंट साइड से है और रिएक्टेंट हमेशा किस में आता है, डिनोमिनेटर्स में, सो इट शुड बी 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। इज दैट पार्ट क्लियर बेटा? सो दैट वाज अबाउट Kp एक्सप्रेशन जो है वो भी कैसे लिखते हैं, उसके लिए भी मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको बताई। इज दैट पार्ट क्लियर? एक और चीज याद रखेंगे, जो आपका Kx है, ठीक है, Kx है, उसमें ना ही डिटेल में जाने की जरूरत है, ना ही उसके बारे में कभी कोई सवाल आपको बेटा पूछा जाता है। ठीक है, सो दैट वाज समथिंग अबाउट Kp Kc एक्सप्रेशंस, किसी भी रिएक्शन के लिए कैसे कैसे लिखी जाती हैं, कहां कहां पे एक्टिव मास को मोलर कॉन्सेंट्रेशन से लिखा जाएगा, कहां पे एक्टिव मास 1 बनेगा, Kp में कब जाके एक्टिव मास के बदले में पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, वो सारी बातें बेटा मैंने आपके सामने रख दी हुई हैं। इट वाज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं, और Kc Kp की इक्वेशंस या एक्सप्रेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है, हम बेटा बात करेंगे आगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। जो डिफरेंट रिएक्शंस हो, हमें कोई रिएक्शन कभी दी जाती है और हमें बस पूछा जाता है इस रिएक्शन के लिए बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे, कभी Kc के, कभी Kp के, कभी Kx के, राइट। तो उनके यूनिट्स कैसे निकालने हैं बेटा, वो चीज आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। सपोज पहले हम यूनिट्स ऑफ Kc की बात करेंगे, ठीक है, Kc की बात करेंगे, यूनिट्स कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है बेटा, ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन, रिएक्शन मेरे पास है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B इन इक्विलिब्रियम विथ C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D। ठीक है जिगर मेरा, जब इसके लिए Kc एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, हमें नहीं पता कौन लिक्विड कौन सॉलिड कौन गैस, कुछ नहीं पता, तो यहां पे हम एज्यूम करेंगे बेटा कि हमें सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। सो इट शुड बी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज्ड टू पावर C into molar concentration of D raised to power D divide by molar concentration of A raised to power A into we have molar concentration of B raised to power B। जब भी आपको किसी कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने होते हैं तो उस कांस्टेंट की इक्वेशन में जो बाकी सारी टर्म्स होती हैं आपको उनके यूनिट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा है बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर। बिकॉज ऑफ मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो इसके यूनिट्स बेटा क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C के यूनिट्स बनेंगे मोल्स पर लीटर, मगर इसका पावर है C, राइट। इसी तरह से मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D के यूनिट्स बनेंगे मोल्स पर लीटर, मगर इसका पावर है D, डिवाइड बाय ये सारी मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इनके यूनिट्स रहेंगे मोल्स पर लीटर, मगर ये है रेज्ड टू पावर A इनटू दिस इज मोल्स पर लीटर, इसका रहेगा बेटा रेज्ड टू पावर B। ठीक, आगे ले जाते हैं, Kc शुड बी इक्वल टू, फाइन, दिस इज मोल्स पर लीटर इनटू मोल्स पर लीटर, राइट। पावर यहां पे C, पावर यहां पे D। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर C प्लस D, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बनेगा बेटा, मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर A प्लस B, बिल्कुल वही सेम सेम। ठीक है, यहां पे बेस फिर से थी मोल्स पर लीटर, मगर पावर डिफरेंट थे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, इट शुड बी मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर A प्लस B। तो Kc के यूनिट्स क्या आएंगे, ये बनेंगे बेटा मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर, फाइन, C प्लस D। आप खुद देखिए, ये स्मॉल c जो यहां पे पावर आता था, ये स्मॉल d जो यहां पे पावर आता था, इट वुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, इट वुड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D।
अगर C प्लस डी की बात करेंगे, व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? तो C प्लस डी जो है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय दिस इज मोल्स पर लीटर, फाइन, रेज टू पावर A प्लस बी। ये A क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आपने कितने रिएक्ट कराए हैं और कितने मोल्स B के उसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है? कितने मोल्स A के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मोल्स B के रिएक्ट कर रहे हैं। सो A प्लस बी बताएगा टोटल मोल्स कितने A और B के रिएक्ट कर रहे हैं। चूंकि A और B रिएक्टेंट है, सो A प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फाइन बेटा। सो Kc शुड बी इक्वल टू, ये बनेगा मोल्स पर लीटर रेज टू पावर, राइट? अगर हम ये वाली टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर अपना साइन चेंज करेगा। सो दिस इज मोल्स पर लीटर रेज टू पावर एनपी तो है ही, इनटू वी हैव दिस इज मोल्स पर लीटर रेज टू पावर एनआर, मगर माइनस क्यों? क्योंकि जब भी कोई टर्म को आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेते हैं तो पावर अपना साइन जो होता है वो चेंज करता है। तो यहां पे पावर था प्लस एनआर, ऊपर आके क्या बनेगा बेटा? माइनस एनआर। सो Kc शुड बी इक्वल टू, this is moles per liter raised to power. Again, in case of multiplication, when bases are same, power should be added. So power should be added. Np plus minus nr, so when Np minus nr. बना के ना? सो ये Np क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, माइनस Nr क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो दोनों का डिफरेंस जो है, ठीक है, मैं इसको यहां पे बेटा रब करके लिखूंगा। सो आई विल जस्ट पुट इट दिस वे, इट शुड बी Np माइनस वी हैव Nr, राइट? सो Np इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड यानी कि फाइनल स्टेट, माइनस Nr इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड यानी कि इनिशियल स्टेट। तो याद रखना है बेटा, जब हम यहां पे Kc का फाइनल एक्सप्रेशन निकालेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू पावर, इसको लिखते हैं बेटा डेल्टा एन, राइट? इसको लिखते हैं डेल्टा एन, जबकि डेल्टा एन किसके बराबर है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन यहां पे एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड से हैं, आपको सिर्फ वही कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स इस डेल्टा एन के लिए कंसीडर करने हैं जो कंपोनेंट्स आप Kc एक्सप्रेशन में लिखते हैं। यानी कि अगर कोई सॉलिड कंपोनेंट हुआ या कोई लिक्विड कंपोनेंट हुआ या कोई सॉल्वेंट कंपोनेंट हुआ, आपने उसके बदले में एक्टिव मास 1 लिखा था, कंसंट्रेशन टर्म नहीं लिखी थी। तो अगर आपकी एक्सप्रेशन में, अगर आपकी गिवन रिएक्शन में कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई सॉल्वेंट है, तो याद रखना है बेटा, उस सॉलिड, लिक्विड या सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आप इसमें काउंट नहीं करोगे। आपने सिर्फ वो नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने हैं Np में भी और Nr में भी, सिर्फ उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने बेटा जो कंपोनेंट्स आपने Kc एक्सप्रेशन में लिखे। जिन कंपोनेंट्स के लिए आपने Kc एक्सप्रेशन में एक्टिव मास 1 लिया, उन कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आपने Np Nr में कभी भी कंसीडर नहीं करने हैं। आई विल टेक द एग्जांपल्स फॉर दिस, राइट? बट फिलहाल ये जो डेल्टा एन यहां पे है, इसको कहते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। और चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि प्रोडक्ट इज द फाइनल स्टेट ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल इज द रिएक्टेंट स्टेट। सो Np माइनस Nr जो है, इट इज चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्शन, उसको डेल्टा एन से लिखा जाएगा। अब जाके मसला ये है, ये फाइनल फॉर्मूला बेटा आपके पास है जो आपने याद रखनी है, ठीक है? Kc जो है दैट इज इक्वल टू, इसके यूनिट्स होते हैं मोल्स पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू Np माइनस Nr। ओके, अब मसला है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपके एंट्रेंस में बेटा इसमें सवाल आता है कभी कभी नीट जेई में कि आपको कोई भी रिएक्शन दी गई, क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस रिएक्शन के लिए Kc या Kp के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है? अब अगर हम Kc के यूनिट्स की बात करेंगे तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे? मोल्स पर लीटर रेज टू पावर डेल्टा एन। दैट सिंपली मींस वन थिंग, Kc के यूनिट्स निकालने के लिए आपको असल में डेल्टा एन की जरूरत है। जब आप डेल्टा एन सही से निकाल पाएंगे बेटा, तो आपका Kc जो है उसका यूनिट भी सही से आएगा। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे कैसे रिएक्शंस में Kc का यूनिट निकाला जा सकता है। आई विल बी टेकिंग अप एग्जांपल नंबर 1। सपोज बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, राइट? और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे होता है गैस। अगर इस रिएक्शन के लिए आपको यूनिट्स ऑफ Kc निकालने, राइट? क्वेश्चन आपसे पूछता है इस रिएक्शन में बताइए यूनिट्स ऑफ Kc क्या है।
यूनिट्स ऑफ केसी किस इक्वेशन से देते हैं? मोल्स पर लीटर रेज पर डेल्टा एन से। तो आपको असल में यूनिट निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? डेल्टा एन। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले क्या करोगे? डेल्टा एन निकालोगे। डेल्टा एन किसके बराबर होता है? एनपी माइनस एनआर। मगर एनपी और एनआर में सिर्फ आप वो टर्म्स लिखोगे बेटा जो कि आप केसी एक्सप्रेशन के लिए कंसीडर करते हो। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है और कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल है, मगर मैं इसके मोल्स बेटा एनपी में काउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड्स के लिए कभी भी आपने कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं लिखा था, क्योंकि जिस कंपोनेंट को आपने केसी के लिए कंसीडर नहीं किया था तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को भी आप एनपीएनआर के लिए कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि ये आपने केसी में नहीं लिखा था। अगर आप याद करेंगे हमने लिया था केसी इज ओनली इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है ना बेटा? तो इसलिए यहां पे सिर्फ किसके नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करोगे आप? कार्बन डाइऑक्साइड के। सो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, दैट विल बी ओनली इक्वल टू 1 माइनस रिएक्टेंट साइड से देखिए बेटा, क्योंकि वहां एक ही चीज है दैट इज सॉलिड, क्योंकि आपने इसको केसी एक्सप्रेशन में कंसीडर नहीं किया था तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को भी बेटा आप कंसीडर नहीं करोगे। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड से बेटा नंबर ऑफ मोल्स आप लिखेंगे 0, राइट? सो डेल्टा एन का वैल्यू जो आपके पास आएगा दैट विल बी 1 माइनस 0, दैट्स इक्वल टू 1। जब आपको डेल्टा एन निकला, अब जाके बेटा केसी के यूनिट्स आएंगे, तो केसी के यूनिट्स किसके बराबर होते हैं? दे आर मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू चूंकि आपने 1 निकाला तो केसी के जो यूनिट्स आएंगे बेटा, केसी के जो यूनिट्स आएंगे दे शुड बी सिंपली मोल्स पर लीटर रेज पावर 1, या सिंपली हम कहेंगे बेटा इट्स मोल्स पर लीटर। इज दैट पार्ट क्लियर? सो दैट वाज अबाउट केसी के यूनिट्स कैसे लिखते हैं। इसी तरह से बेटा हम एक और एग्जांपल यहां पे कंसीडर करेंगे, दैट्स एग्जांपल 2। अमोनिया गैस plus we have H2O liquid. Suppose it gives me NH4OH aqueous, ठीक है? हमें पूछा गया इस रिएक्शन में बताइए केसी के यूनिट्स क्या आएंगे, ठीक है? तो केसी के यूनिट्स जो होंगे दे शुड बी इक्वल टू फाइन यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है? इट्स मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन, राइट? तो जब भी आप यूनिट्स निकालना चाहें पहले डेल्टा एन निकालिए। चूंकि ये एक्वियस है, ये हम केसी एक्सप्रेशन में लिखते थे, याद है ना? तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 1, तो 1 माइनस ये गैस है, ये भी केसी एक्सप्रेशन में लिखते थे तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स आएगा 1, मगर वाटर चूंकि वहां पे सॉल्वेंट था, क्योंकि एक्वियस था, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स को आपने कंसीडर नहीं किया था, तो वो भी आप यहां पर भी कंसीडर नहीं करोगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा आप नहीं लिखेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप लिखेंगे। इट शुड बी सिंपली 1 माइनस 1, राइट? रिएक्टेंट साइड से नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है 1, प्रोडक्ट साइड से भी नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ आपने 1 कंसीडर किया, क्योंकि आपने ये वाली टर्म जो है बेटा केसी एक्सप्रेशन में कभी कंसीडर नहीं किया, तो इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू आएगा 0। तो केसी के यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा? दे शुड बी मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का वैल्यू है 0, एनीथिंग रेज पर 0 इज 1, 1 मतलब यूनिटलेस। सिमिलरली आई विल बी हैविंग लास्ट एग्जांपल फॉर केसी। आपके पास रिएक्शन ये है बेटा, इट्स N2 एज गैस प्लस वी हैव 3 times H2 एज गैस इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस NH3 एज गैस, ठीक है? इस रिएक्शन में हमें पूछा गया है बेटा केसी के यूनिट्स बताइए क्या है, ठीक है? तो इसमें हमें पूछा गया यूनिट्स ऑफ केसी बताइए क्या हो सकते हैं। यूनिट्स ऑफ केसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? जब भी आप सॉल्व करोगे पहले डेल्टा एन निकालिए। डेल्टा एन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है? प्रोडक्ट साइड से 2 मोल्स हैं गैस के, सो इट शुड बी 2 माइनस रिएक्टेंट साइड से इसका 1 मोल है, ये भी गैस, इसके 3 मोल्स हैं, ये भी गैस। क्योंकि गैसेस को केस एक्सप्रेशन में लिखा जाता है 3 और 1 हो गए 4, तो रिएक्टेंट साइड से इसके 4 मोल्स हमारे पास है बेटा, सो इट शुड बी 2 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी -2, फाइन। तो इस रिएक्शन में डेल्टा एन का वैल्यू जो है वो आपके पास -2 आ गया। सो अगर डेल्टा एन का वैल्यू -2 आ गया तो केसी के यूनिट्स क्या बनेंगे? दे शुड बी मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर, राइट? मोल्स पर लीटर रेज्ड टू पावर -2, ठीक है? केसी के यूनिट्स आएंगे मोल्स पर लीटर रेज पर -2, वही बनेगा आपके लिए बेटा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, वो आपके पास बेटा इस रिएक्शन का यूनिट आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इसी तरह से आपके पास
Kp के यूनिट्स हैं। ये तो हमारे पास Kc वाला हो गया, उसके बाद बेटा Kp की बात करेंगे अब। यूनिट्स ऑफ Kp। Kp के यूनिट्स बहुत आसान है, यूनिट्स ऑफ Kp, ठीक। जैसे हमने Kc में डेरिवेशन किया, बिल्कुल इसी तरह से Kp में डेरिवेशन के बाद आपके पास Kp के यूनिट्स जो आते हैं, दे आर बेसिकली यूनिट्स ऑफ प्रेशर, राइट, दे आर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। क्योंकि प्रेशर वारे यूनिट्स आसान बेटा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। बिल्कुल वैसी ही डेरिवेशन है जैसे हमने Kc में किया था। डेरिवेशन की अब बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन अब बस याद रखना है Kp के यूनिट्स क्या होते हैं, दे आर इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ प्रेशर रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। तो Kp के यूनिट्स क्या क्या आ सकते हैं, आप प्रेशर के यूनिट ले सकते हैं एटमॉस्फेयर, इट कैन बी एटमॉस्फेयर रेज टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस, राइट बेटा। इट कैन बी बार, it can be bar raised to power delta n of gas. It can be torr, right, raised to power delta n of gas, depending upon आप प्रेशर के यूनिट्स कैसे लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू इज दैट जो यहां पे डेल्टा एन ऑफ गैस है, डेल्टा एन ऑफ गैस है, दिस इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। तो इस बारी चूंकि आपको याद होगा Kp में हमने सिर्फ उन कंपोनेंट्स की पार्शियल प्रेशर टर्म्स को लिखा था जो गैसियस फेज में थे, तो जाहिर सी बात है जब आप यूनिट्स ऑफ Kp निकालेंगे बेटा, तो आप सिर्फ उन कंपोनेंट्स के लिए याद रखना है, जब आप Kp के यूनिट्स निकालेंगे तो आपको सिर्फ उन कंपोनेंट्स की पार्शियल प्रेशर टर्म्स को लिखना पड़ेगा जो कि असल में गैसियस फेज में। दैट्स वाई हमें यहां पे यूनिट्स निकालने के लिए डेल्टा एन ऑफ गैस चाहिए, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। अब सिर्फ गैसेस क्यों, क्योंकि Kp एक्सप्रेशन में सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स को ही लिखा जाता है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बनी बेटा। Kp के यूनिट्स जो हैं, अब जाके क्योंकि अक्सर जाके प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है इन द यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई जो जनरल फॉर्मूला बनेगी बेटा Kp के लिए, दैट शुड बी एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस, जो क्या बेटा यूज करोगे। अब इस एग्जांपल को भी कुछ एक दो रिएक्शंस पे अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यही वाली रिएक्शन है बेटा, इट्स अमोनिया गैस प्लस वी हैव H2O लिक्विड, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NH4OH एक्वियस। फाइन। अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन में Kp के लिए यूनिट्स देखना चाहें, राइट, आपको पूछा गया है बेटा इस इक्वेशन में बताइए यूनिट्स ऑफ Kp जो है वो क्या है। यूनिट्स ऑफ Kp निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला है एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस। तो सबसे पहले पता होना चाहिए डेल्टा एन ऑफ गैस। डेल्टा एन ऑफ गैस किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड माइनस वी हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। अब इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट साइड से तो कोई गैस है नहीं, या तो एक्वियस है, ये लिक्विड है, सिर्फ वहां पे गैस है और उसका 1 मोल इन्वॉल्व है, दैट टू ऑन द रिएक्टेंट साइड। सो चूंकि प्रोडक्ट साइड से कोई गैस है नहीं, सो डेल्टा एन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड इज इक्वल टू 0 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड से सिर्फ 1 मोल है गैस का, इट शुड बी -1, इट कम्स आउट टू बी -1। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू बेटा -1 हो गया। यहां पे बस इसका यूनिट निकाल देते हैं। सो Kp का यूनिट क्या आएगा, एटमॉस्फेयर रेज्ड टू पावर डेल्टा एन ऑफ गैस, दैट इज इक्वल टू -1। तो यूनिट सीधा या तो एटमॉस्फेयर इनवर्स बनेगा या तो बेटा 1/ATM बनेगा। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन हो गई। एक दो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, वो आप प्लीज खुद जाके सॉल्व करिएगा। इन रिएक्शंस में Kp के यूनिट्स निकाल दीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड in equilibrium with calcium oxide solid plus we have carbon dioxide gas। इस पर्टिकुलर केस में Kp और Kc दोनों के यूनिट्स निकाल दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज अबाउट दिस वन, twice SO2 gas, SO3 gas in equilibrium with twice SO2 gas plus we have O2 gas। इसमें भी Kp और Kc जो है बेटा इन दोनों के यूनिट्स निकाल दीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाला हम बात करेंगे तीसरा, दैट इज यूनिट्स ऑफ Kx। प्लीज रिमेंबर Kx जो होता है बेटा दैट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। वजह, क्योंकि आपको पता है कि Kx जो आसा बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, अब जो मोल फ्रैक्शन खुद होता है इस आसा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। चूंकि मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स का, तो इसका भी यूनिट मोल, इसका भी यूनिट मोल, इसका मोल और मोल कैंसिल होगा, तो मोल फ्रैक्शन का अपना कोई यूनिट है ही नहीं।
जब मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट का भी कोई यूनिट नहीं हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट का भी कोई यूनिट नहीं हुआ, तो kx जो है बेटा उसमें तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन टर्म्स है, तो kx जो होता है दैट बिकम्स यूनिटलेस. क्यों? यू कैन राइट बिकॉज mole fraction is unitless. Kx is unitless because mole fraction is unitless. So that was all about the units of equilibrium constant Kp, Kc and Kx. इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे बेटा अबाउट द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, Kp, Kc और Kx. इन तीन कांस्टेंट्स की आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज.